अगली हेडिंग देते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रस्तावना को? प्रियम्बल कहते हैं। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रियम्बल है क्या? तो ये इसी में संविधान के उद्देश्य लिखे गए हैं, संविधान के आदर्श लिखे गए हैं कि संविधान जो बन रहा है ये किस उद्देश्य से काम करेगा। तो संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। यही संविधान का आमुख भी है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। तो संविधान की प्रस्तावना ही जो है वो संविधान की कुंजी भी है और संविधान की आत्मा है। तो 2 पॉइंट। ये संविधान की प्रस्तावना है। जो संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान की कुंजी है, कुंजी है पहला है। तो संविधान की कुंजी क्या है? प्रस्तावना। ये संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आत्मा है। अब ये जो प्रस्तावना है ये भारत के संविधान में किस रूप में पहले रखा गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की तीसरी बैठक है ना। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई है? 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यही है ना? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनता है। तो इसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं और यही आगे चलकर क्या बन जाता है? संविधान की प्रस्तावना। तो कब संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसे कब एडॉप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया गया था। तो संविधान सभा ने इसी तारीख को अपनाया था। तो अब ये क्या कहलाएगा? संविधान की प्रस्तावना। क्लियर है ना यहां तक? yes, आगे अब ये देखे थे कि जो प्रस्तावना का विचार है तो जो संविधान में प्रस्तावना लिया गया है ये किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार कहां से प्रेरित है? अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है। और इस प्रस्तावना की भाषा जो है वो किसका प्रभाव है? ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की भाषा ये कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद देखे थे कि ये जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना की पहली लाइन शुरू होती है किससे? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां तक। उसके बाद हम लोग देखे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। चलो, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद
32 है ना, संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32। और क्या कहा गया अनुच्छेद 32 में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और किसने कहा था कि ये क्या है? संविधान की आत्मा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अब ये जो प्रस्तावना है, हैंग कर रहा है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को ही कह दें कि प्रस्तावना में सत्ता का स्रोत किसको कहा गया है। तो सत्ता का स्रोत क्या है? सत्ता का स्रोत कोई बताएगा? हम भारत के लोग, क्योंकि उस संविधान को हम ही लोग एडॉप्ट किए हैं, हम ही लोग मानने वाले हैं, इसलिए पावर किसके पास है? जनता के पास, हम भारत के लोगों के पास। तो सत्ता का जो स्रोत है वो कौन है? हम भारत के लोग। दूसरा, सत्ता का स्वरूप। सत्ता का स्वरूप, अब ये थोड़ा सा टफ है। सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? यानी शासन जो किया जाएगा, किस किस व्यवस्था के तहत शासन किया जाएगा भारत पर? तो एक तो भारत कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत क्या होगा? सोवराइन होगा, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। यानी भारत अपने आंतरिक मामलों पर और बाह्य मामलों पर डिसीजन लेने के लिए क्या होगा? फ्री होगा, स्वतंत्र होगा। इसलिए हम क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो भारत एक सोवरीन कंट्री है, अपना इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन दोनों खुद ही लेती है, किसी के दबाव में नहीं। इंटरनल का मतलब है कि भारत के अंदर कौन से कानून लागू किए जाएंगे, कैसी नीति बनेगी, ये भारत सरकार डिसाइड करेगी। और एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर के देशों के साथ हमारा संबंध कैसा होगा, कौन हमारा मित्र होगा, कौन शत्रु होगा, ये भारत डिसाइड करेगा, कोई और देश डिसाइड नहीं करेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। समाजवाद का मतलब है कि आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा हो जाए, सबको अवसर भी दिया जाएगा, अवसर की समानता भी होगी, और गरीब और वंचित वर्गों का क्या किया जाएगा? कल्याण किया जाएगा। तो समाजवाद में क्या है कि जो असमानता है, जो आय की असमानता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, तो उसको कम करेंगे। दूसरा, सबको अवसर समान देंगे कि सब लोग अपना विकास कर पाए। और तीसरा, कि जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, इनका कल्याण किया जाएगा, समाजवाद। इसके बाद पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये सर्वधर्म समभाव में विश्वास करेगा, सब धर्मों को समान नजर से देखेगा, और किसी को धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगला क्या है? लोकतांत्रिक। भारत की व्यवस्था कैसी होगी? लोकतंत्र वाली होगी, लोकतांत्रिक होगी। यानी भारत में शासन कैसे किया जाएगा? लोकतंत्र के माध्यम से। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन। वो जनता का शासन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, हम चाहे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करें, चाहे खुद शासन करें, इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। इसी लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेट। अब इसमें अब्राहम लिंकन का बहुत ही फेमस कथन है, कोई बताएगा? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही है ना? तो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। किसके अनुसार? अब्राहम लिंकन के अनुसार। उसके बाद गणराज्य।
गणराज्य का मतलब क्या है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, निर्वाचित हो, उसका चुनाव हो, और वो पद जो है यानी कि वो जो राष्ट्रपति हैं या वो जो मुखिया हैं वो वंशानुगत ना हो, और ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, गणराज्य। तो भारत एक गणराज्य है, मतलब भारत देश का जो हेड ऑफ स्टेट है ये इसका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष चुनाव हो चाहे अप्रत्यक्ष। उसके बाद तीसरा, इसको तीसरे पार्ट में अगर डिवाइड करें तो उद्देश्य क्या होगा ना, उद्देश्य क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि हम चाहते हैं कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्या आ जाए, समानता, न्याय आ जाए। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय आ जाए तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए इसमें, 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। और कौन कौन से, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्या यहाँ पे धार्मिक न्याय है क्या, नहीं है, धार्मिक न्याय की बात नहीं है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जैसे अमीर गरीब या इस तरीके का चाहे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सबके साथ, है ना, यहाँ पे सबको अवसर दिया जाएगा, सब लोग आगे बढ़े, अपना विकास करें। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सबको मतदान का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, ये चीज। इसके बाद इसी में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता याद है क्या किसी को, कौन कौन सी स्वतंत्रता है? हैंग कर रहा है, अंकुर सर कुछ करेंगे आप, हो गया। अभी भी नहीं हुआ, कुछ इसके लिए हवन ववन भी कराना पड़ेगा क्या है? अब हो जाएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म, विश्वास, उपासना। अब ये कोई बता सकता है क्या इसका मतलब क्या है? विचार का मतलब, हाँ, विचार करने की आजादी है, स्वतंत्रता है, हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब उसको प्रकट कर सकते हैं, जो हम सोचे हैं, हम बोलना चाहते हैं उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। धर्म का मतलब किसी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, है ना, जिस धर्म को मानना चाहे उसको मान सकते हैं। विश्वास का मतलब कोई भी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा हो, समाजवादी विचारधारा हो, चाहे जैसी विचारधारा हो, हम उसको उसमें विश्वास कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। उपासना का मतलब है कि हम जिस भी पूजा पद्धति का प्रयोग करना चाहें, टीका लगाना चाहें अपने धर्म के अनुसार, तो उपासना भी कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और 2 प्रकार की समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, उसी चीज को अलग टर्म में कह सकते हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यही शब्द कर लेना है, इसी को बार बार लिख के दिया है। लो, ये हैंग भी कर रहा है ना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर की समानता है।
तो गुण के आधार पर किसी की भी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ सकती है, सबको समान अवसर दिया जाएगा। इसी में कहा गया है प्रस्तावना में ही व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है कि व्यक्ति के साथ पशुवत व्यवहार नहीं किया जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा। व्यक्ति की अपनी खुद की क्या है, डिग्निटी है, सम्मान है ना। ऐसा ना हो कि हम खाना के नाम पे उसे चारा डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसके सम्मान में कहीं ना कहीं है ना आँच आएगी। तो वही व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता। अब देश की एकता का मतलब क्या है कि हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई है ना, हम आपस में भाई भाई, तो ये एकता महसूस कर रहे हैं। और अखंडता का मतलब है कि भारत का कोई भी राज्य जो है इससे अलग नहीं हो सकता, अखंड है, अखंड भारत, टूटने वाला नहीं है। तो कुछ इस तरीके से। और इसी प्रस्तावना में दिया गया है कि संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर, यही है ना, 1949 इसी तिथि को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया है। जो संविधान सभा थी उसको इसी तिथि को क्या कर ली है, अपना ली है। अब ये प्रस्तावना बन गया। तो मोटी मोटी जो बातें हैं वो सब इसी में है। अब जितने क्वेश्चन निकलते हैं ज़्यादातर यही से निकलते हैं। अब तक संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, एक बार केवल, याद है किसी को? एक बार संशोधन हुआ है अब तक संविधान की प्रस्तावना में। क्या पढ़े हैं कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार। तो नोट करके लिखना है, मैं बोल रहा हूं। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, संशोधन हुआ है। अब एक बार संशोधन हुआ है तो कब हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1976, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये पहला संशोधन, यानी एक बार ही संशोधन हुआ है। और किसमें? प्रस्तावना में। और 3 शब्द जोड़े गए हैं। वो शब्द तीनों पूछे जाते हैं, कौन कौन से? समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार। कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। और 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो वो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। भारत एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन प्रस्तावना की बात हो रही है, तो प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। अब इस प्रस्तावना को लेकर एक विवाद उठा, विवाद उठा, तो इससे जुड़ा हुआ कुछ विवाद भी लिख लेते हैं। विवाद क्या कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है? संविधान का ये प्रस्तावना अंग है कि नहीं है, तो कैसे इसको बताएंगे? तो पहले मामला एक आया था बेरूबारी केस, तो कुछ विवाद है। एक केस आया बेरूबारी। अब क्या है इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले ऐसे लिख लेते हैं बेरूबारी मामला। बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।
प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किस केस में कहा गया? बेरुबारी। क्योंकि कुछ लोग चैलेंज कर दिए थे कि क्या प्रस्तावना संविधान का जब अंग ही नहीं तो संशोधन क्यों हो रहा है, संशोधन करने की जरूरत क्यों है? तो ये एक मामला आया था बेरुबारी मामला, और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर आता है एक केस तो बहुत सारे हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जैसे केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, ये है 1973 का। ये डेट भी इसके साथ याद कर लेना है, ये 1960 का है। तो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसमें संविधान को इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। अगला, और प्रस्तावना को कुछ विद्वान हैं जो क्या कहे थे, जैसे के.एम. मुंशी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहे थे। तो लिखना है के.एम. मुंशी इसको क्या कहे थे? प्रस्तावना क्या है? जन्म कुंडली है। संविधान की ये जन्म कुंडली है प्रस्तावना। कौन कहा था? के.एम. मुंशी। एक ननी पालखी वाला थे, ये स्टेटमेंट याद रखना है। ये क्या कहे थे? ये प्रस्तावना को कहे थे कि ये संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र बताए थे। तो जन्म कुंडली कौन कहा था? के.एम. मुंशी। ननी पालखी वाला क्या कहे थे? कि ये संविधान का परिचय पत्र है। अगर संविधान को समझना है तो इसको पढ़ लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि संविधान है क्या। अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। अब इस वाद योग्य का मतलब क्या होगा? वाद योग्य नहीं है। ननी पालखी वाला ये नाम है, वाद योग का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। वाद योग का मतलब है कि अगर प्रस्तावना में जो बातें हैं उसको सही से लागू नहीं किया जाएगा तो क्या इसको आधार बना के हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? क्या नहीं कर पाएंगे, यही तो समस्या है। वाद योग्य का मतलब है, ये वाद योग्य नहीं है मतलब इसका कानूनी प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बातें उसमें लिखी गई हैं सरकार उसको लागू नहीं कर रही है तो हम सरकार के ऊपर केस कर दिए। तो ये अगर वाद योग्य होता तो सरकार के ऊपर केस कर देते कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं और आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। तो ये वाद योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि भाई हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते, हम इस पर चर्चा ही नहीं कर सकते क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। तो इसी को कहा गया है कि वाद योग्य नहीं है। तो ये रहा लगभग संविधान की प्रस्तावना। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हो गया ना? वाद योग्य नहीं है। अच्छा, स्लाइड ठीक है। याद हो जाएगा तब तो ठीक है। और इसमें से तो मैक्सिमम याद हो चुका होगा। अब आज वाला जो होगा वो हो सकता है कि ना याद हो, एक बार फिर से अभी रिवाइज कराते हैं, याद हो जाएगा आज ही। हैंग कर रहा है ना, तो इसमें कुछ करके गया है क्या? ठीक है। अब यहाँ से पूरा हमारे पास मैटर है। तो संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये कब जो है
इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और किसने प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में कौन प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन जाता है? संविधान की प्रस्तावना। कब इसे संविधान सभा ने अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा पर प्रभाव किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। प्रस्तावना की पहली लाइन शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हाँ, यही सत्ता का स्रोत भी है, क्योंकि हम ही स्वीकार कर रहे हैं, नहीं वो केवल कागज का टुकड़ा है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो कागज का टुकड़ा क्या है, तो फिर उसका वजूद नहीं रहता है। अब प्रस्तावना में कुछ बातें लिखी गई हैं कि सत्ता का स्रोत क्या है, कहां से शक्ति प्राप्त हो रही है संविधान को, तो हम भारत के लोग हम ही एक्सेप्ट करने वाले हैं उसे। सत्ता का स्वरूप क्या है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर निर्णय खुद ले सकता है, किसी देश के दबाव में नहीं निर्णय लेगा। समाजवाद का मतलब आर्थिक असमानता को कम करना है, समानता लेकर आना है, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना है, सबको अवसर की समानता देनी है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का धर्म हो सकता है लेकिन देश का धर्म नहीं होगा, सभी धर्म इसके लिए समान है और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन होगा। गणराज्य का मतलब हाँ, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र। तो ऐसा देश, जिस देश का मुखिया क्या हो, जिसका चुनाव हो रहा हो, तो हम कह देंगे वो कैसा देश है? गणराज्य। भारत के लोग। अगर क्योंकि सत्ता का स्रोत कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर कौन दे रहा है? हम भारत के लोग। अब वो संविधान वो केवल एक नियम मात्र है। अब ये इसका उद्देश्य क्या होगा? सत्ता का उद्देश्य क्या होगा कि इसमें, यानी संविधान का उद्देश्य कह सकते हैं कि क्या हम करें, ये संविधान क्यों बन रहा है? बन इसलिए रहा है कि यहाँ पे न्याय होगा। कैसा न्याय होगा? सामाजिक न्याय होगा। समाज में ऊंच नीच या धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सामाजिक न्याय होगा। आर्थिक न्याय होगा, यानी अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा खाई नहीं होने देंगे, है ना। आर्थिक न्याय होगा, सबको अवसर की समानता होगी, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं, कोई भी फॉर्म आता है तो सब लोग भरते हैं। आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय मतलब मतदान का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार हमें प्राप्त है मूल अधिकार में। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसी में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, एकता और अखंडता की बात। एकता जो है ना, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हम मन से मानते हैं कि ये भाई ना नहीं भी है तभी हम कहते हैं कि वो मेरा क्या है? भाई है। तो ये थोड़ा इमोशनल कॉन्सेप्ट है। और ये क्या है? ये क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और जब क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो कोई भारत का कोई भी क्षेत्र जो है इससे अलग नहीं हो सकता। तो ये था प्रस्तावना, और प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ MCQ करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, है ना। कर लेंगे।